हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 3 सीखेंगे जिसमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए हम एक्स डायरेक्शन लेते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होता है वो मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट यानी m और एक्सेलरेशन उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो F बराबर ma, ये हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ था। उसी चीज़ को अब हमें थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म में देखना है। ठीक है, अब एक चूँकि जब भी बात आती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब ये जो फोर्स है ये किस तरीके का फोर्स हो सकता है? तो देखिए, वैसे तो अगर बात करें कि अगर आप एक एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ की बात करें, जैसे अभी अगर हम देख रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल केस में एक टाइम पे सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो किसी भी टाइम पे अगर रिवर में फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से हो रहा है, हम लोग ऐसा बोल देते हैं। लेकिन सारे फोर्स उस समय पर लग रहे होते हैं। ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, ये सारे फोर्स लग रहे होते हैं। लेकिन इन सारे फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही निग्लेजिबल होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटी फोर्स। इसलिए हम लोग एनालिसिस में सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेडोमिनेंस में होता है, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है फोर्स, उस समय उसके मैग्नीट्यूड को लेते हैं, बाकी सभी को निगलेक्ट करते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा फोर्सेस हम एनालिसिस में लेंगे उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ती जाएगी। इसलिए ग्रेविटी, जब हम लोग बात करते हैं रिवर फ्लो की तो सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लेते हैं। इसी तरह पाइप फ्लो की जब बात होती है तो सिर्फ प्रेशर फोर्स को लिया जाता है। जब कैपिलरी वगैरह की बात होती है तो हम लोग विस्कोसिटी के इफ़ेक्ट को काफ़ी कंसीडर करते हैं, इससे कैपिलरी इफ़ेक्ट आता है। तो इस तरह किस समय पर क्या मतलब कौन सा फिनोमिना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस समय उसी फोर्स को कंसीडर करते हैं। पर प्रैक्टिकल में एक टाइम पे सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो इस तरह अगर हम टोटल फोर्सेस को कंसीडर करें, एक्स डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स और एक्स डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स और एक्स डायरेक्शन में विस्कोसिटी फोर्स और एक्स डायरेक्शन में टर्बुलेंस फोर्स और एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिबिलिटी फोर्स के समेशन के बराबर होता है। अब चूंकि इन सारे फोर्सेस को एक साथ लेकर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए साइंटिस्ट ने अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ फोर्सेस को निगलेक्ट करके काम किया। जैसे कि रेनॉल्ड भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल माना। अगर हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मानेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा।
तो अगर हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मानेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स 0 हो जाएगा और तब जो इक्वेशन बचेगी ये इक्वेशन कहलाती है रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉरी। तो अब हम कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को हटा रहे हैं। ये जो इक्वेशन बचा, अब ये इक्वेशन है रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि फ्लूइड कंप्रेसिबल हर समय नहीं होता है, तो हम लोग फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मान लेते हैं। इसके साथ साथ हम टर्बुलेंस फोर्स को भी निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि टर्बुलेंस एक अपने में ही बहुत अनसर्टेनिटी कैरी करता है। तो अगर टर्बुलेंस को भी हटा देंगे तो टर्बुलेंस फोर्स भी हट जाएगा। टर्बुलेंस फोर्स हट जाएगा तब सिर्फ ये 3 फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। तब जो इक्वेशन ऑफ मोशन बचता है वो इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो ये जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है ये ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स को ही लेकर बनाया गया है। जैसे कि अब ये जितना इक्वेशन दिख रहा है ये हमारा कहलाता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा हमेशा कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा फोर्स निगलेक्ट किया और किन फोर्सेस को कंसीडर किया। नेवियर स्टोक्स ने सिर्फ ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कोसिटी फोर्सेस को ही कंसीडर किया। अब अगर हम जो फ्लो मान रहे हैं उसे हम एक आइडल फ्लूइड माने तो फिर ये विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। फिर से अगर हम फ्लूइड को आइडल फ्लूइड मानेंगे तो विस्कस फोर्स भी 0 हो जाएगा और जो इक्वेशन ऑफ मोशन बचेगा उसे हम बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि ये जो बचा इसे हम लोग बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यूलर ने सिर्फ ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्सेस को ही कंसीडर किया और जो इक्वेशन ऑफ मोशन उसने दिया वो कहलाता है एक यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम इन्हीं फोर्सेस के साथ में लेकर एनालाइज करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनता है एनर्जी के साथ में, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिलता है वो होता है dp बाई रो प्लस g इंटू dz प्लस v इंटू dv इक्वल टू 0। ये कहलाता है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हम डेरिवेशन को डिटेल में भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो अभी हमारा कंसिडरेशन नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर हमें इसी यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन से बर्नौली इक्वेशन डिराइव करनी है तो हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना होता है। दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर और उसको सॉल्व करने पर एक इक्वेशन हमको मिलती है जिसे हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला बनता क्या है, p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी। अभी ये सब जो हैं वो हेड के टर्म्स में गिवन है, तो मतलब ये जो एनर्जी हमें मिली है वो एनर्जी हेड है। टोटल एनर्जी हेड भी 3 तरीके के हेड का समेशन होता है। सबसे पहला हेड होता है प्रेशर हेड, जिसका वैल्यू हमें मिलता है p बाई रो जी से। दूसरा हेड होता है वेलोसिटी हेड, जिसको हम लोग
जिसकी वैल्यू अगर हम चाहिए तो हमें v²/2g फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। और तीसरा हेड होता है डेटम हेड। जो भी कंसर्न पॉइंट जहाँ पर हमें एनर्जी निकालनी होती है उसकी डेटम हेड से जो वर्टिकल हाइट होती है उसे हम लोग बोलते हैं डेटम हेड। प्रेशर हेड में ये जो P यूज़ है वो है प्रेशर फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्टिकल हाइट। ये सभी चीज़ें थी। ये तो हमने देखा हेड के टर्म्स में। अगर हम इसी चीज़ को एनर्जी के टर्म्स में देखें तो ये जो पहला टर्म है वो क्या होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ध्यान रखिएगा, ये जो सभी एनर्जी हेड आपके सामने दिए गए हैं ये सभी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड के टर्म्स में गिवन है, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। सेकंड जो होता है वो होता है वेलोसिटी हेड, जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। तीसरा होता है पोटेंशियल हेड या डेटम हेड, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। यानी अगर हेड के टर्म्स में बोलें तो यह है प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, डेटम हेड। और अगर एनर्जी के टर्म्स में बोलें तो ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो तीन तरीके की एनर्जी का समेशन है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो बर्नौली इक्वेशन डिराइव की गई, ये बर्नौली इक्वेशन तीन तरीके के हेड का समेशन मानी गई। लेकिन इन सब को डिराइव करने के लिए हमने कौन सा इक्वेशन यूज़ किया, यूलर इक्वेशन यूज़ किया। तो यूलर इक्वेशन में जो एजम्पशन थे वो एजम्पशन बर्नौली इक्वेशन के भी हो जाते हैं। तो फिर बर्नौली इक्वेशन के लिए क्या क्या एजम्पशंस लिए गए। फर्स्ट, चूँकि फ्लूइड क्या है, आइडल फ्लूइड है। आइडल फ्लूइड है यानी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को हम लोग क्या मानेंगे, ज़ीरो मानेंगे। तभी तो हमने विस्कस फोर्सेस को निगलेक्ट किया। दूसरी चीज़ है कि जो फ्लो है वो क्या है, स्टडी फ्लो है। मतलब कि फ्लो में टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन है वो ज़ीरो है। थर्ड जो इसका एजम्पशन है वो क्या है कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। तभी हमने कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को ज़ीरो लिया था, यानी फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है। फोर्थ है कि जो फ्लूइड है हमारा वो क्या है, इरोटेशनल है। इरोटेशनल है मतलब कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। तो ये चार हमारे एजम्पशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है, जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो है, जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है और इरोटेशनल भी है। अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डाया अंडर अ प्रेशर ऑफ 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज and with mean velocity of 2 meter per second. Find the total head or total energy per unit weight of the water at a cross section which is 5 meter above the datum line. तो क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। 5 सेंटीमीटर डाया दिया गया है, पाइप का डाया 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया और डाया हो गया 0.5 मीटर।
प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, यानी 29.43, ये P का वैल्यू गिवन है, इसको हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया 10⁴ का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जो वैल्यू गिवन है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन थी। मीन वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। चूँकि आपको पता है कि किसी भी सेक्शन पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, लेयर्स में बना हुआ होता है और हर लेयर का वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो किसी भी सेक्शन पर जो वेलोसिटी हम लोग अगर एक वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी, और वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है। मतलब वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। फाइंड द टोटल हेड, टोटल एनर्जी निकालनी है, जबकि डेटम हेड जो है वो 5 मीटर है, तो डेटम हेड हमने रखा 5 मीटर। अब चूंकि टोटल हेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये देखिए P/ρg प्लस v²/2g प्लस z। P का वैल्यू हमें पता है, रो का वैल्यू चूंकि इसने बोला वाटर है, मतलब कि रो का वैल्यू हो जाएगा क्या 1000 kg/m³, और g का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v का वैल्यू गिवन है और g का वैल्यू 9.81, z का वैल्यू गिवन है। सारी वैल्यूज़ रख देंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 35.204 मीटर, ये हमारा टोटल हेड होगा। तो ऐसे ही हम टोटल एनर्जी वगैरह निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्टली गिवन है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको Q का वैल्यू दे दिया जाए, A का वैल्यू दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि अब आप इसमें निकालिए, तो आप वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो भी हमने यहाँ पर लिखी हैं कि चूँकि अब हम लोग डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए डायनामिक्स क्या होता है कि सिंपल हम लोग ये भी मानेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो मतलब कि वेलोसिटी रख रहा है, मतलब फ़्लो हो रहा है उसमें, इसके साथ साथ फ़्लो के रीज़न्स क्या हैं, हम इन चीज़ों पर भी गौर करते हैं। तभी तो हमने फोर्सेस को भी एनालाइज़ किया। तो हम लोग चूँकि डायनामिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमें फोर्सेस वगैरह लेने होंगे। अब ये भी हमने देखा कि बर्नौली इक्वेशन क्या है कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड का जो समेशन है वो एक कांस्टेंट होता है। अब अगर ऐसा है कि किसी एक पाइप के 2 सेक्शन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे कि सपोज़ ऐसे पाइप है, ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो है E1, यहाँ पर एनर्जी है E2, फ्लो का डायरेक्शन है ऐसे। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि सेक्शन 1 पर एनर्जी जो है वो है 100 मीटर, सेक्शन 2 पर एनर्जी है 100 मीटर, मतलब कि E1 से E2 तक पहुंचने पर, यानी सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पर पहुंचने पर कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, ये हमारी आइडल कंडीशंस होती हैं, लेकिन एक्चुअल में आइडल तो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता है, इसलिए फ्रिक्शन लॉसेस अवेलेबल होते हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में। तो मान लीजिए फ्रिक्शन के अपोज करने के लिए काम करना पड़ा तो कुछ एनर्जी लॉस हो गया, मान लीजिए 20 मीटर का एनर्जी लॉस हो गया, तो अब सेक्शन 2 पर एनर्जी कितना बचा, 80 मीटर का एनर्जी बचा, ठीक है। तो ये चीज़ तो जनरल सी बात है और ये आपको आनी ही चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा वेंचुरी मीटर की। ठीक, देखिए ये एक वेंचुरी मीटर का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसको आप लैब में भी देख चुके हैं। वेंचुरी मीटर क्या होता है कि एक पाइप के एक पाइप के बीच में लगा दिया जाता है वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर, ठीक है। ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये आपके ये जो है डिस्चार्ज के कैलकुलेशन के लिए होते हैं। पिटॉट ट्यूब
वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लगाई गई है उस पॉइंट पर एक्चुअल वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, मतलब कि वेंचुरीमीटर और ओरिफिस मीटर डिस्चार्ज के कैलकुलेशन के लिए होते हैं और पिटोट ट्यूब वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए होती है। वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर एंड पिटोट ट्यूब, ये तीनों ही बर्नौली इक्वेशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। सीधी बात है कि वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब तीनों ही बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड हैं और यूलर इक्वेशन पे भी बेस्ड है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन यूलर इक्वेशन से ही डिराइव्ड है। तो अब हम एक एक करके तीनों जो वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब है, इन तीनों को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, ये जो सामने दिख रहा है ये क्या है? ये वेंचुरीमीटर है। इसमें ये वाला जो पार्ट है और ये बाद वाला जो पार्ट है, ये पाइप का पार्ट है। फ्लो जो है वो इससे एंट्री करता है, इससे एग्जिट करता है। तो ये जो पार्ट हुआ, ये जो पार्ट है जहाँ से यहाँ से इतना पार्ट वेंचुरीमीटर का है, तो ये पार्ट हमारा इनलेट है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है? आउटलेट कहलाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है कि जैसे ही इनलेट पार्ट ख़त्म होता है, वैसे ही ये देखिए, ये धीरे धीरे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। तो इस पार्ट को, वेंचुरीमीटर के इस पार्ट को बोलते हैं कन्वर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट। और देखिए, कुछ पार्ट, कन्वर्जिंग पार्ट जैसे ख़त्म होता है तो कुछ देर के लिए जो है ये फिर से एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए कैरी करता है। तो ये पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रोट सेक्शन। थ्रोट सेक्शन। जैसे ही थ्रोट सेक्शन ख़त्म होता है, फिर से क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो देखिए बढ़ने लगता है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग पार्ट। यानी टोटल वेंचुरीमीटर जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट सेक्शन एंड डाइवर्जिंग पार्ट। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखा होगा। देखिए, कन्वर्जिंग पार्ट जो है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन डाइवर्जिंग पार्ट तो काफ़ी लंबा है। यानी ये जो एंगल ऑफ डाइवर्जन है वो कम है एंगल ऑफ कन्वर्जन से। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि डाइवर्जिंग पार्ट पे अगर एकदम से डाइवर्जन कर दिया गया, एकदम से क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा कि बाउंड्री लेयर जो आपने पढ़ा है ना, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर होने लगता है। मतलब कि पार्टिकल जो है वो इससे स्टिक नहीं रह जाएगा और ऐसे फ्लो होने लगेगा, एडीज जनरेट होने लगेंगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो लॉसेस आएंगे वो इधर साइड भी, ये एडीज यहाँ भी आने लगेगा, सेक्शन 2 पर भी एडीज आने लगेगा। और सेक्शन 2 अगर देखो हमने एनालिसिस के लिए लिया हुआ है थ्रोट सेक्शन को, तो इसलिए एडीज जनरेट ना हो, लॉसेस कम से कम हो, इस और बाउंड्री लेयर सेपरेशन वगैरह ना हो, इसलिए हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे ही इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो यही रीज़न है कि उसका एंगल जो है वो कम रखा जाता है, डाइवर्जन साइड का एंगल कम रखा जाता है। एक चीज़ और है कि थ्रोट सेक्शन सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला होता है, लेकिन थ्रोट सेक्शन पे भी हमने थोड़ी सी देखिए, थोड़ी डिस्टेंस दी हुई है ना। तो ऐसे तो फिजिकल देखने में भी ये सबसे कम एरिया वाला है, लेकिन यहाँ पर फ्लो भी सबसे कम एरिया में हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इनलेट का एक पार्ट ले लेंगे जहाँ पर हमें प्रेशर का वैल्यू चाहिए होगा, और सेक्शन 2 थ्रोट सेक्शन पे भी हमें प्रेशर का वैल्यू चाहिए होगा। तो एक चीज़ आपको पता है कि जहाँ पर भी हमें प्रेशर का वैल्यू चाहिए वहाँ पर हमें एक पीजोमीटर लगा दें तो हमें उस जगह पर प्रेशर मिल जाएगा। तो देखिए, सेक्शन 1 पे एक पीजोमीटर लगाया गया है जो कि इतना हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेक्शन 2 पे भी एक पीजोमीटर लगा है जो कि इतना हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जिसको रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल h से। यानी हमारा पूरा जो कंसिडरेशन है, जो हम चाह रहे हैं, वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में प्रेशर हेड का डिफरेंस चाह रहे हैं। तो प्रेशर हेड का डिफरेंस कई तरीके से लिया जा सकता है, या तो 2 पीजोमीटर लगा दें और दोनों की रीडिंग का डिफरेंस ले लें तो भी हमें प्रेशर हेड का डिफरेंस मिल जाएगा, या फिर हम यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये जो है, अब इसका जो थ्योरेटिकल जो फॉर्मूला, और एक चीज़ जो हमने जो एजम्पशन माना वो ये माना कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, मतलब कि हमने एक आइडल कंडीशन मानी, और तब जो डिस्चार्ज निकल कर आएगा वो कहलाता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 रूट 2GH डिवाइड बाई रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये जो A1 होता है वो सेक्शन 1 पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और A2 क्या है? सेक्शन 2 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर कोई डेटा नहीं गिवन होता है तो A2 को, मतलब सेक्शन 2 पे जो डाया होता है उसको हम लोग सेक्शन 1 के डाया से हाफ मानते हैं, अगर कोई डेटा नहीं गिवन होता है तो A1 और A2 आपको पता चल गया। G आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल h क्या होता है? स्मॉल h होता है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में प्रेशर हेड में डिफरेंस निकालने के लिए, प्रेशर हेड में डिफरेंस होता है। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो Q थ्योरेटिकल आपको पता चल गया फॉर्मूले से, A1 A2 रूट 2GH डिवाइड बाई रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। लेकिन अगर एक्चुअली में आपको बोल दिया जाए कि एक्चुअल में फ्लो कितना हो रहा है ये बताइए, तो उसे हम लोग बोलते हैं Q एक्चुअल, और वो किसके बराबर होता है? CD मल्टीप्लाइड बाई Q थ्योरेटिकल। ये CD एक कोफिशिएंट होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे CD चेंज हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब वेंचुरी मीटर का है, तो CD का वैल्यू क्या होता है? CD का वैल्यू Q एक्चुअल डिवाइड बाई Q थ्योरेटिकल। तो एक इंस्ट्रूमेंट के लिए CD का वैल्यू वो उसकी फिक्स वैल्यू होती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का ही ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है CD का वैल्यू। तो हमें प्रैक्टिकल में इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का CD का वैल्यू निकालना सिखाया जाता है, ठीक है। तो जब इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है तो उसके साथ उसका CD का वैल्यू भी दिया जाता है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू ये डिफाइन कर सकता है, एक्चुअली में जब आप इसको यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल्स में तो ये कितना डिफ़र करेगा, वो उसका CD होता है। अब यानी अगर आपसे Q एक्चुअल पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो पहले आप लोग Q थ्योरेटिकल निकालेंगे और फिर उसमें CD का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको Q एक्चुअल मिल जाएगा। अगर आपसे CD पूछा जाता है तो Q एक्चुअल और Q थ्योरेटिकल, जो कि प्रैक्टिकल्स में ही ऐसा पूछा जाएगा CD का वैल्यू, तो Q एक्चुअल निकालना है और Q थ्योरेटिकल निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है तो CD का वैल्यू मिल जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई वेंचुरी मीटर Q थ्योरेटिकल से ज़्यादा Q एक्चुअल प्रोवाइड करे, इसलिए CD का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, हमेशा 1 से कम होता है। सिर्फ एक कंडीशन में, जबकि कोई हेड लॉस नहीं होगा, सिर्फ ऐसी कंडीशन में Q थ्योरेटिकल और Q एक्चुअल बराबर होता है, यानी CD का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो H है, ये H का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये देखिए, ये H के वैल्यू के लिए इतने फॉर्मूले आपके सामने गिवन हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग लैब में हमेशा यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला होता है कि जब जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसमें हैवियर लिक्विड यूज़ किया गया है, ठीक। तो हमारे लैब में हैवियर लिक्विड मरकरी यूज़ किया जाता है, लाइटर लिक्विड होता है वाटर। मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6 और वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1। तो H की वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? X मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड माइनस 1। और X क्या होता है? मरकरी लेवल में डिफरेंस है। तो अगर वाटर
और मरकरी के लिए ये बात लिखी जाए तो 13.6 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 मतलब कि 12.6 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल, यही फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। दूसरा फॉर्मूला H का यूज़ किया जाएगा जब हम लोग लाइटर लिक्विड यूज़ करेंगे मरकरी में, तब इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा तब वो, तो उसके लिए यूज़ होता है डिफरेंस इन लाइटर लिक्विड इन बोथ लिम्ब मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड जो कि यूज़ किया जा रहा है, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। अब अगर इंक्लाइंट वेंचुरीमीटर है और हैवी लिक्विड यूज़ किया गया है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इंक्लाइंट वेंचुरीमीटर है और लाइटर लिक्विड यूज़ किया गया है तो ये भी फॉर्मूला यूज़ हो गए। ठीक है, तो हमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फॉर्मूला ये है और यही फॉर्मूला ये है। ठीक, तो H का वैल्यू भी आप लोग निकाल लेंगे। तो वेंचुरीमीटर भी हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं वेंचुरीमीटर का। ये देखिए, तो जो क्वेश्चन है पहले उसको पढ़ लेते हैं। ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विद इनलेट एंड थ्रोट diameters 30 centimeter and 15 centimeter respectively is used to measure the flow of water. Full stop. The reading of differential manometer connected to the inlet and the throat is 20 centimeter of mercury. Determine the rate of flow. Take CD equal to 0.98। हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है, इनलेट एंड आउटलेट डाया गिवन है, यानी देखिए ये जो डेटा गिवन है वो इनलेट और थ्रोट सेक्शन का गिवन है, मतलब कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का डेटा डाया गिवन है। तो जब उनका डाया गिवन है तो हम लोग A1 और A2 कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए डाया है 30 सेंटीमीटर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4d² का यूज़ करके क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया, और थ्रोट सेक्शन का डाया है 15 सेंटीमीटर, तो A2 इक्वल टू कैलकुलेट कर लिया π/4d² से। CD का वैल्यू गिवन है तो CD का वैल्यू ले लिया। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ किया गया है, और जो लिक्विड यूज़ है यहाँ पर वो लिक्विड है देखिए लिक्विड जो है वो ये लिखा हुआ है मरकरी है। ठीक, मरकरी है और दूसरा लिक्विड है वाटर। तो मरकरी 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर है 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी, और x का वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्मॉल h का फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला यूज़ होगा। डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल 13.6 1 माइनस 1 मतलब 12.6 मल्टीप्लाइड बाई द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपको मिला। ये आपको A1 पता है, A2 पता है, H पता है और CD का वैल्यू भी गिवन है, तो आप एक्चुअल Q का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। सारी वैल्यूज़ रख दी और सॉल्व करते हैं तो हमें CD का वैल्यू गिवन है, तो हमें Q एक्चुअल मिल जाता है इतना। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में मिलेगा, हमने 10⁻³ से डिवाइड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया लीटर पर सेकंड में। तो ये हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर का एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे ओरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब और फिर फ्री जेट। ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।